आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वो टेलीस्कोप के बारे में। इससे पहले हम माइक्रोस्कोप से संबंधित काम कर चुके हैं। जैसे माइक्रोस्कोप में आवर्धन का फार्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है और लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होता है विभिन्न परिस्थिति में। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता हो और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, दोनों ही परिस्थिति में निकाल चुके हैं। आज हम सीधा टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। टेलीस्कोप को हिंदी में दूरदर्शी कहते हैं। ये दूरदर्शी जो है ये क्या, इसको हम लोग सिंपल गांव घर के लैंग्वेज में दूरबीन भी कह सकते हैं। ये टेलीस्कोप, इससे दूर की वस्तु को हम लोग आवर्धित करके देखने का काम करते हैं। ये एक्चुअल में टेलीस्कोप भी दो प्रकार का होता है। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप यानी दूरबीन, इसी को दूरदर्शी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको बोलते हैं परावर्तक दूरदर्शी। क्या बोलते हैं? परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इसको बोलते हैं अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी। ये परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है कि एक दर्पण होता है और एक लेंस होता है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है कि दोनों ही लेंस ही होता है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों के लिए दोनों लेंस ही होता है। और परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के जगह यहाँ एक दर्पण होता, उसके बाद आईपीस में एक लेंस होता। तो परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में क्या अंतर है, इसको इन डिटेल से हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में अध्ययन करते हैं और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का क्या डिसएडवांटेज रहा, यानी उसमें क्या मतलब त्रुटि है जिसकी वजह से हमको परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग करना पड़ा, या कई बार दोनों में अंतर करके पूछ देता है कि दोनों में क्या अंतर है, परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में क्या अंतर है। तो हम एक का एडवांटेज पढ़ेंगे, दूसरे का डिसएडवांटेज। जैसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कुछ डिसएडवांटेज था, जिस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग परावर्तक दूरदर्शी यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। तो हम सीधा अब अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में बात करते हैं। कुछ नहीं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ भी दो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वस्तु लेंस उसमें छोटा था और नेत्र लेंस बड़ा था। लेकिन यहाँ जो दूरदर्शी में हम इस्तेमाल करते हैं, दूरदर्शी में वस्तु लेंस का आकार बड़ा होता है और नेत्र लेंस का आकार छोटा होता है। लेकिन दोनों जैसे वहाँ कोएक्सियली फिट होता था किसी एक एक्सिस पे, दोनों के बीच की दूरी रैक एंड पिनियन मेथड से घटाया बढ़ाया जा सकता था। तो यहाँ भी दूरदर्शी में भी दोनों उत्तल लेंस को एक ही एक्सिस पे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये दूरदर्शी है, दूरदर्शी का ये एक वस्तु लेंस और ये एक नेत्र लेंस, तो इन दोनों को किसी एक ही एक्सिस पे फिट किया जाता है। ये कोएक्सियली एग्जिस्ट करता है और ये ऑप्टिकल सेंटर 1, ये ऑप्टिकल सेंटर 2, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस यानी वस्तु लेंस, क्या बोलते हैं? वस्तु लेंस। और एक होता है आई पीस यानी आई लेंस। आई लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। तो देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर O1, ये ऑप्टिकल सेंटर O2, इसका जो फोकल लेंथ होगा ये F0 और इसका जो फोकल लेंथ होगा ये FE। ये आई पीस है, नेत्र लेंस है और ये वस्तु लेंस है। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम लोग आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। हालांकि जिस मेथड से इस दोनों लेंस के बीच की दूरी घटाते बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन मेथड।
रैक एंड पिनियन मेथड, या उसको हिंदी में बोलते हैं दंतुर दंड चक्र विधि। दंतुर दंड चक्र विधि से इस दोनों लेंस के बीच की दूरी आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये टेलीस्कोप है, इसमें प्रायः दूर की वस्तु को देखने का काम करते हैं हम। तो दूर की वस्तु जब कभी भी देखते हैं तो हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है। ये प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आई, जो अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर प्रतिबिंब बनाएगा, जो कि अनंत से है तो अपने फोकस पे ही बनाएगा, ऑब्वियस है। तो ये प्रकाश की किरणें आई और ये प्रकाश की किरणें अपने फोकस पर प्रतिबिंब बनाएगा। अपने फोकस पर क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। इस प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। तो वस्तु लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आई लेंस यानी नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। मतलब फर्स्ट लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना, इसके द्वारा वस्तु लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। अब इस वस्तु को चाहे तो वस्तु तो अब फिक्स है, अब इस नेत्र लेंस को आगे पीछे हम शिफ्ट कर सकते हैं। जब इसके फोकस पर रखेंगे तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना जाएगा, लेकिन इसके फोकस के अंदर जब घुसाएंगे तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें गई, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गई, जो अपवर्तन के बाद अपने फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? अपने फोकस से होकर गुजरेगा। तो अपवर्तन के बाद अपने फोकस से होकर गुजरा, तो इसको हम आभासी रूप से आगे बढ़ाते हैं। आभासी रूप से आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो नेत्र लेंस से होकर जाएगा वो नेत्र लेंस पे ही चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों लेंस के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार जब हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो इस नेत्र लेंस को थोड़ा सा हम आगे ही शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने में परेशानी हो रहा है। तो ये प्रधान ऐसे दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। किस मेथड से? तो रैक एंड पिनियन मेथड से, दंतुर दंड चक्र विधि से। तो एक वस्तु लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश था, और ये इसी एक्सिस पे एक आई लेंस यानी नेत्र लेंस था। इसका ऑप्टिकल सेंटर हम O2 कर लेते हैं, और ये प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी, तब वर्तन के बाद इसके फोकस से होकर गुजरेगी, जिसको हम आभासी रूप से आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर पे जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर पे ही आगे चला जाएगा। तो इसको आभासी रूप से आगे बढ़ाएंगे तो किसी न किसी एक पॉइंट पे मिलता हुआ प्रतीत आएगा। तो जिस पॉइंट पे मिलेगा यहीं क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये ए डैश बी डैश का जो ये प्रतिबिंब है, ए डबल डैश और ये बी डबल डैश, ये लाइन वाइन यहाँ सीधा खींचने का प्रयास करेंगे। तो लाइन सीधा जितना खींचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एफ ही मतलब फोकस ऑफ द आई लेंस, और ये जो पॉइंट है ये फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस होगा, क्योंकि अनंत पर रखे वस्तु का ये प्रतिबिंब अपने फोकस पर बनाएगा। अच्छा, ये ए डैश बी डैश जो है ये क्या है? ए डैश बी डैश ये एक प्रतिबिंब है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जो दूरी बनता है ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, जिसको हम 25 सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें अगर कोई पूछे कि आवर्धन के लिए क्या फार्मूला होगा, तो देखिए प्रतिबिंब के वस्तु के द्वारा जो आँख पे कोण बनता है इसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। वस्तु के द्वारा जो आँख पे कोण बनता है इसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा। और प्रतिबिंब के द्वारा जो आँख पे कोण बनेगा इसको हम लोग बीटा कहेंगे। तो ये हो गया बीटा। तो देखेंगे आवर्धन के लिए फार्मूला अगर लिखना हो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन अल्फ़ा। चूँकि बीटा को हम 10 बीटा लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए, और अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा। तो लंब तो प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बना कोण अब बटे वस्तु के द्वारा आँख पर बना कोण। तो प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बना कोण क्या होगा? तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब के द्वारा आँख पर बना कोण और वस्तु के द्वारा आँख पर बना कोण, तो लंब अब बटे आधार, तो हो जाएगा O2 ए डैश डिवाइडेड बाय ये 10 अल्फ़ा। तो इसके लिए लंब क्या होगा? तो ए डैश बी डैश बटे
ये हो जाएगा O1 A डैश, क्या हो जाएगा O1 A डैश। तो इसको हम देखेंगे तो A डैश B डैश बटे O2 A डैश गुना O1 A डैश डिवाइडेड बाय A डैश B डैश। तो A डैश B डैश A डैश B डैश कैंसिल हो जाएगा, तो O1 A डैश इज इक्वल टू O2 A डैश, ये आवर्धन। तो O1 A डैश, तो O1 A डैश को हम फोकस दूरी कहेंगे, लेकिन ये फोकस दूरी ऑब्जेक्ट लेंस का होगा। ये फोकस दूरी किसका होगा, ऑब्जेक्ट लेंस का होगा। और ये वस्तु की दूरी होगी, लेकिन आई लेंस के लिए, तो वस्तु की दूरी जो आई लेंस के लिए ये UE नेगेटिव होगा, तो -FE लगा देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब है इसमें दो कंडीशन लगेगा। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो वैसे स्थिति में आवर्धन का फार्मूला और दोनों लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप की भी बात करेगा। तो हम लिखते हैं केस 1, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता हो, कहाँ बनता हो, D पर बनता हो, अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता हो, D पर बनता हो, तो M इज इक्वल टू -F0 इंटू 1/UE। तो D पर बनता हो तो हम पहले, हालांकि समीकरण 1 में वैल्यू 1/UE का ला के रख लेंगे, तो हम डायरेक्ट लेंस सूत्र लगाते हैं। चूँकि है क्या, इसके द्वारा वस्तु लेंस के द्वारा जहाँ प्रतिबिंब बनना वहाँ तो बन ही गया। अब इसी को ना हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं नेत्र लेंस को। तो नेत्र लेंस को जो आगे पीछे शिफ्ट करेंगे, तो नेत्र लेंस के लिए हम दर्पण सूत्र लगाते, लेंस सूत्र लगाते हैं 1/V - 1/U = 1/F। अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना, तो अंतिम प्रतिबिंब D पर बनना है, तो -D। चूँकि साइन कन्वेंशन से आपतित किरण की विपरीत दिशा हम लेंगे, तो प्रतिबिंब D पर बनाएंगे। और वस्तु की दूरी तो माइनस में लिखेंगे UE, मतलब वस्तु की दूरी ऑफ हाई लेंस, और ये FE फोकस दूरी ऑफ हाई लेंस। तो -1/D + 1/UE = 1/FE। तो 1/UE इज इक्वल टू 1/FE + 1/D। तो 1/UE का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1/UE का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो M इज इक्वल टू -F0 इंटू 1/UE। तो 1/UE की जगह क्या लिखेगा, FE/1/D। तो ये क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू -F0/FE, ये 1 प्लस FE यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ तो कॉमन था नहीं, तो सोचो कॉमन ले लिए हम, तो सोचो मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा D/FE। क्योंकि यहाँ FE था नहीं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिएगा, मल्टीप्लाई वाला कॉमन ले लिया गया, तो अब ये पलट के क्या चला जाएगा ऊपर, तो M इक्वल टू हो जाएगा -F0/FE, और ये 1 प्लस FE/D। ये क्या, आवर्धन का फार्मूला किस केस में, तो एक ऐसे केस में जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, D पर बनता हो। अच्छा, इसी स्थिति में दोनों लेंस की बीच की दूरी को अगर हम निकालते हैं, तो उसको लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कहेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता हो, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा, तो ये F0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये फोकस दूरी होगा, और ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी UE। तो F0 + UE ये क्या होगा, ये लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इन दिस केस। मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो उस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, तो दोनों लेंस की बीच की दूरी को आप निकालेंगे, L = F0 + UE। UE चूँकि वस्तु की दूरी है और ये उसके फोकस के अंदर रखेंगे, तब जाके आभासी प्रतिबिंब बना, तो इसलिए हम UE F0 + UE लिखें। तो अगर साइन कन्वेंशन में यहाँ दिक्कत हो, तो दोनों में मॉड लगा लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, चूँकि लेंथ हमको लेना है। तो अब हम देखते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तब क्या होगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, केस 2, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पर बनता हो,
जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पर बनता हो, तो वस्तु की दूरी जो है फोकस दूरी के बराबर। तो वस्तु की दूरी किसके बराबर हो जाएगा, फोकस दूरी के बराबर। तो UE = FE। तो समीकरण 1 में चूँकि वस्तु को जैसे इसके द्वारा वस्तु लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जैसे ही नेत्र लेंस के फोकस पर रखाएगा, तो फोकस पर किसी भी वस्तु को रखेंगे तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर ही बनता है। तो वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर कर देंगे तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। तो समीकरण 1 में UE का मान रखने पर, समीकरण 1 में UE का मान रखने पर, UE का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो M = -F0 × 1/UE। तो UE की जगह अब क्या लिखाएगा, FE। तो M = F0/FE। ये क्या, आवर्धन। अतः लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा, दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये F0 + FE, F0 + FE। ये क्या, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी की लंबाई। इस परिस्थिति में दूरदर्शी की अगर लंबाई पूछेगा तो दूरदर्शी की लंबाई यही है। तो चलिए ये था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। लेकिन होता क्या है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में किसी कारणवश त्रुटि आता है, कुछ असुविधाएं आती है, जिस असुविधाओं को दूर करने के लिए हमको परावर्तक दूरदर्शी की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, पूछेगा कि किस तरीके की असुविधाएं पड़ती है, यानी डिसएडवांटेज ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बताएं। तो अभी हम डिसएडवांटेज ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप गिनाते हैं, आप लोग लिखते चलेंगे। कई बार दोनों में अंतर पूछेगा, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर स्पष्ट करने के केस में एक का डिसएडवांटेज और दूसरे का एडवांटेज लिखते चले जाएंगे, नंबर वाइज दोनों में अंतर आ जाएगा। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं अंतर नहीं करके सीधा डिसएडवांटेज जो है, इस मतलब टेलीस्कोप में कितनी डिसएडवांटेज है, क्या क्या असुविधाएं हैं, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है, इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में वस्तु लेंस और नेत्र लेंस दोनों में लेंस की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें मनचाहे आवर्धन, जैसे M = कितना आया था, F0/FE। तो इसमें मनचाहा आवर्धन मतलब बहुत अधिक आवर्धन के लिए F0 का आकार बहुत अधिक होना चाहिए। F0 का आकार बहुत अधिक होने का मतलब है कि ये वस्तु लेंस बहुत बड़े आकार की चाहिए। तो वस्तु लेंस बहुत बड़े आकार का हम नहीं ढाल पाते हैं। इसका कारण क्या है, जैसे ही बड़े आकार का उत्तल लेंस ढालते हैं तो उत्तल लेंस बहुत बड़े आकार का अगर बनाना चाहते हैं तो बाद में शीशा, ये कांच जो है चटक जाता है। कांच क्या होता है, चटक जाता है, जिसकी वजह से ये असुविधाएं होती है। बहुत बड़े आकार का यानी मनचाहे आकार का फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम नहीं बना पाते हैं और मनचाहे आकार का आवर्धन प्राप्त नहीं हो पाता। पहला डिमेरिट, तो आवर्धन, अत्यधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े आकार के उत्तल लेंस बना पाना संभव नहीं हो पाता, ये एक एडवांटेज था। अच्छा, इसके बाद दूसरा एडवांटेज क्या, दूसरा एडवांटेज जो है, डिसएडवांटेज जो है वो क्रोमेटिक एब्रेशन है। क्रोमेटिक एब्रेशन कई बार पूछता है, ये क्रोमेटिक एब्रेशन है क्या, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रंगीय त्रुटि। रंगीय त्रुटि, ये अलग अलग रंग, जैसे आप लोग अपवर्तनांक का एक फार्मूला पढ़ेंगे, उसी का समीकरण μ = a + b/λ² + c/λ⁴। मतलब अलग अलग रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अलग अलग रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अलग अलग रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने से अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। अच्छा, अपवर्तनांक अलग अलग क्या होने से क्या होता है, तो आप लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़े थे, 1/f = μ-1 और ये 1/r1 - 1/r2। अगर किसी भी लेंस का
अपवर्तनांक अगर अलग अलग कलर के लिए अपवर्तनांक अलग अलग है तो फोकस दूरी भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, इसको बोलते हैं रंगीय विपथन। इसको शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम है रंगीय विपथन। पूछेगा ये रंगीय विपथन क्या होता, तो रंगीय विपथन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है, एक ही उत्तल लेंस किसी एक ही कांच का बना हुआ होता है, लेकिन सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने की वजह से अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता, और अपवर्तनांक अलग अलग होने की वजह से फोकस दूरी अलग अलग हो जाता। तो एक ही प्रकाश की किरणें जाएगी, किसी का फोकस दूरी कहीं चला जाएगा, किसी का फोकस दूरी कहीं चला जाएगा, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होता, तो रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होने का मतलब है कि पावर, रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होगा मतलब उसकी फोकस दूरी क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगी। फोकस दूरी क्या होगी, सबसे अधिक हो जाएगी। अपवर्तनांक कम होने का मतलब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, तो रेड कहीं और चला जाएगा, वायलेट कहीं और चला जाएगा, इंडिगो कहीं चला जाएगा। मतलब एक ही श्वेत प्रकाश की किरण है, एक ही लेंस है, लेकिन अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग रंग के लिए फोकस दूरी अलग अलग हो जाता है। इसी घटना को हम लोग रंगीय विपथन कहते हैं। और इसी रंगीय विपथन के कारण मतलब प्रतिबिंब जो बनता है वो बहुत अच्छा प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी प्रतिबिंब की तीव्रता सही ढंग से मतलब प्रतिबिंब में जो चमक होनी चाहिए वो चमक नहीं होती, क्योंकि अलग अलग रंग के लिए अलग अलग फोकस दूरी हो जाती है। तो दो दोष हमने बताया कि एक मनचाहे आकार के फोकस दूरी मनचाहे आकार के फोकस दूरी का उत्तल लेंस बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर काफ़ी बड़े आकार का उत्तल लेंस बना भी देते हैं तो ये आपस में क्या होता, चटक जाता। दूसरा रंगीय विपथन का दोष होता है, जिसकी वजह से ये श्वेत प्रकाश की किरणों को में जो अलग अलग रंग हैं सबके लिए फोकस दूरी अलग अलग हो जाता है, जिसके लिए प्रतिबिंब चमकीला नहीं बन पाता या प्रतिबिंब एक जगह फोकसित नहीं हो पाता। दो डिमेरिट मेजर आया। और तीसरा डिमेरिट ये है कि ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी एक इसका डिमेरिट है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और पहला तो मनचाहे आकार की फोकस दूरी ये संभव नहीं हो पाता है। दूसरा क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, यानी अलग अलग रंग का फोकस दूरी अलग अलग हो जाने की वजह से एक ही वस्तु का अच्छा प्रतिबिंब नहीं बन पाता, चमकीला प्रतिबिंब नहीं बनता। तीसरा ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावे जो समस्या और भी है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा बनने के साथ साथ यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है ये कम चमकीला होता है। कम चमकीला का मतलब इसकी ब्राइटनेस कम होती है, इसकी ब्राइटनेस क्या होती है, कम होती है। तो इन सभी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस के जगह ये जो वस्तु लेंस आप देख रहे हैं, वस्तु लेंस में वस्तु लेंस के जगह वहाँ अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करने से होता क्या, ये डिसएडवांटेज था किसका, अपवर्तक दूरदर्शी का। अब हम परावर्तक दूरदर्शी की बात करते हैं। तो परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो मनचाहे आकार का फोकस दूरी ये बना पाना संभव है, जिसकी वजह से जितना मन बड़ा हो उतने बड़े आकार का हम दर्पण बना सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ रंगीय, चूँकि ये दर्पण है, दर्पण में जो फोकस दूरी है ये कलर के वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो ये सीधा F बराबर R/2 फोकस दूरी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता। तो यहाँ रंगीय विपथन के जगह यहाँ क्या होता है, रंगीय विपथन को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के जगह अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनाने की सुविधा है। इसमें सीधा प्रतिबिंब होता है, जिससे ऑब्जर्वेशन में हम लोग को सुविधा होती है, और उससे अधिक चमकीला प्रतिबिंब बनता है। ये चमकीला यानी ऐसा प्रतिबिंब बनेगा कि जो इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा हो। तो अधिक चमकीला क्यों बनता है, क्योंकि इसमें जो अवतल दर्पण है ये लगभग 100% आने वाली किरणों को, वस्तु से आने वाली लगभग 100% किरणों को परावर्तित करके एक जगह एकत्रित करके ये प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ये
चमकीला प्रतिबिंब बनता है। तो ये ब्राइटनेस ज़्यादा होता। अच्छा, इसमें भी एक दोष उत्पन्न हो जाता है, गोलीय विपतन का दोष। तो गोलीय विपतन का दोष उत्पन्न हो जाता है। गोलीय विपतन का दोष क्या है कि अगर मान लीजिए गोलाकार इसका सही नहीं है तो इसका भी फोकस में डिमेरिट आ जाता, कोई अलग अलग जगह पर फोकसित कर देता, तो ये गोलीय विपतन का दोष आ जाता। तब अवतल दर्पण में अगर गोलीय विपतन का दोष आ जाता तब इसके जगह अवतल दर्पण की जगह परवलयकार दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। परवलयकार दर्पण का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक ही बिंदु पर फोकसित करने का काम करता। तो ये था अवतल दर्पण, मतलब ये टेलीस्कोप, मतलब अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी में क्या सा डिफरेंस है या उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कि परावर्तक दूरदर्शी का बनावट कैसा होगा। तो परावर्तक दूरदर्शी के बनावट में, परावर्तक दूरदर्शी भी दो प्रकार के हैं। एक कैसग्रेन साहब बनाए थे जिसको हम लोग कैसग्रेगियन टेलीस्कोप कहते हैं, और एक न्यूटन साहब बनाए थे जिसको हम लोग न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहते हैं। न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो चलिए देखिए, ये परावर्तक दूरदर्शी ये भी कितने प्रकार के हैं। दो परावर्तक दूरदर्शी भी जो है ये दो प्रकार का है। एक को न्यूटन साहब बनाए थे जिसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहते हैं। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप या दूरदर्शी भी लिख सकते हैं। एक होता कैसग्रेन साहब का जिसको कैसग्रेगियन टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी कहते हैं। कैसग्रेगियन टेलीस्कोप यानी कैसग्रेगियन टेलीस्कोप। चलिए, कैसग्रेन साहब जो बनाए थे वो कैसग्रेगियन दूरदर्शी। कुछ नहीं, दोनों के बनावट में बस अंतर है। आवर्धन के लिए बहुत ज़्यादा इसमें मशक्क़त नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला काम आ जाता। इसमें क्या होता कि एक अवतल दर्पण होता। जैसे मान लें कि एक अवतल, इधर से ही मानते हैं कि प्रकाश की किरणें आई, तो ये अनंत पर रखे वस्तु से समानांतर प्रकाश की किरणें आई, और समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने का कोशिश कर रहा। तो यहाँ एक सेकेंडरी मिरर यानी अवतल दर्पण के बदले समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये समतल दर्पण सेकेंडरी मिरर के रूप में होता। तो ये जैसे ही इस दर्पण पे परावर्तित तो होकर आपतित हुआ तो परावर्तन के बाद परावर्तन कोण बनाते हुए ये रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ जो है एक लेंस लगा होता है जो नेत्र लेंस, इसको नेत्रिका या नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस, यहाँ से हम लोग वस्तु को देखने का काम करते हैं, जिसके पीछे आँख लगा करके ये देखा जाता है। तो ये आने वाली किरणों को इसके पीछे एक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन इसमें डिमेरिट क्या है कि ये सही ढंग से रीअरेंज नहीं है। आँख लगा करके हम लोग देखते हैं तो यहाँ आई लिख ही देते हैं, आई। ये नेत्र लेंस होता, मतलब उसमें क्या था, वस्तु लेंस की जगह एक अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया गया जो कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके एक बिंदु पर एकत्रित करने की कोशिश किया। उससे पहले हम समतल दर्पण लगा के किरण को परावर्तित कर दिए, जो कि नेत्र लेंस पे आके यहाँ टिका है। इसके पीछे हम लोग आँख लगा के देखते हैं, इसका आभासी प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है। तो इसमें जो आवर्धन का फार्मूला है कुछ नहीं, F0/F ही बनता है। पिछली केस में जो अपवर्तक दूरदर्शी में हम आवर्धन का फार्मूला बताए थे वो -F0/Ft था। तो -F0/F, मतलब वहाँ उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी को कैसग्रेन साहब ने अरेंज करके बनाया था। इसी को जो कैसग्रेन साहब ने अरेंज करके बनाया वो कुछ इस तरीके का है। मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है और इस पे अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें हैं
जो परावर्तन के बाद किसी न किसी एक पॉइंट पर देखो अनंत से आने वाली ये प्रकाश की किरणें हैं, अनंत से आने वाली ये एक प्रकाश की किरणें हैं जो परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने का सोच रहा था, लेकिन एकत्रित होने से पहले ही हम एक उत्तल दर्पण लगा देते हैं। एक क्या लगा देते हैं? उत्तल दर्पण लगाते हैं, और ये उत्तल दर्पण परावर्तित होकर के किरण को किसी न किसी एक बिंदु पर एकत्रित करने का कोशिश करेगा, जो यहाँ उत्तल लेंस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ये उत्तल लेंस यानी नेत्र लेंस है ये। तो नेत्र लेंस, इसको कई बार हम लोग नेत्रिका भी कह लेते हैं, और इसके पीछे हम लोग आई लगा के देखने का काम करते हैं। कुछ नहीं, इसमें क्या था कि अवतल लेंस अलग था और नेत्र लेंस अलग, अवतल दर्पण अलग था और नेत्र लेंस अलग था। ये वस्तु लेंस की जगह अवतल दर्पण। इसमें क्या किया गया? खास ढंग से रीअरेंज किया गया, और ख़ास ढंग से रीअरेंज होने की वजह से इसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा। इसमें इर्रेगुलर ढंग से मतलब सही ढंग से एडजस्टमेंट इसका सही नहीं था। तो ये था परावर्तक दूरदर्शी जो कैसग्रेगियन टेलीस्कोप। इसमें भी m बराबर यही f0/f ही होगा, लेकिन चूँकि अब वस्तु लेंस की जगह है कि दर्पण का इस्तेमाल किया गया, तो हम लोग f बराबर r/2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये r/2/f ही। तो हमने आपको इसका एडवांटेज बता ही दिया कि इसमें मनचाहे आकार का अवतल दर्पण बना पाना संभव होता है, जिसकी वजह से मनचाहे आकार का आवर्धन प्राप्त हो सकता है। दूसरा बात है कि वहाँ जो रंगीय विपतन का दोष लेंस होने के कारण उत्पन्न हो जाता था, यहाँ रंगीय विपतन का दोष नहीं होता, चूँकि गोलीय दर्पण का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ भी अगर गोलीय विपतन का दोष आता है तो अवतल दर्पण की जगह हम लोग परवलयाकार दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो प्रतिबिंब बनती थी उसकी तीव्रता कम होती थी, क्योंकि उसमें लेंस के अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनती थी। यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है इसकी तीव्रता अधिक होती है। वहाँ जो प्रतिबिंब बनता था वो उल्टा बनता था, और यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता था। अब हम एक टर्म और डिफाइन करना चाहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर को बोलते हैं विभेदन क्षमता। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, हालांकि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के लिए हम लोग देखेंगे, यानी विभेदन क्षमता। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि विभेदन क्षमता है क्या। ये जो विभेदन क्षमता है, रिजॉल्विंग पावर है, किसकी? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करते हैं। हम बता रहे हैं किसी भी दो क्लोज ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज बना पाने की जो एबिलिटी है, उसी को रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं, या रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो कि टेलीस्कोप हो। इस जगह हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते थे। कई बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जगह माइक्रोस्कोप आ जाएगा, कई बार माइक्रोस्कोप को हटा करके टेलीस्कोप की बात कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, दो क्लोज ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज बना पाने की क्षमता, यानी दो नज़दीक रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बना पाने की जो क्षमता है, उसी को रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कहेंगे। तो इसमें क्या है कि रिजॉल्विंग लिमिट को हम देख सुनेंगे पहले कि रिजॉल्विंग लिमिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है, और यहाँ किसी रखे वस्तु को हम रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो किस लिमिट तक के वस्तु को आप रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो रिजॉल्विंग लिमिट का जो उल्टा होता है उसी को हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक प्रकाश की किरणें गई, और ये जो प्रधान अक्ष के साथ एंगल बनाया ये बीटा, तो ये इसको रिजॉल्व कर पाने में मान लीजिए आप सक्षम रहे हों, मतलब डिस्टिंक्ट इमेज बना पा रहे हों। तो यहाँ जो डी मिनिमम है, तो डी मिनिमम जो होता है ये 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा, ये होता ये 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा, ये
डी मिनिमम है। डी मिनिमम का मतलब है कि मिनिमम, ये रिजॉल्विंग लिमिट की हम बात कर रहे हैं। रिजॉल्विंग लिमिट का जो उल्टा होता है उसी को हम लोग रिजॉल्विंग लिमिट के रेसिप्रोकल को ही रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट के रेसिप्रोकल को हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। ये लैम्डा क्या, तो वेवलेंथ, और ये बीटा क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो ये जाने वाली किरणें एंगल बनाया। अगर इसी को हम किसी दूसरे मीडियम में रख दें, जिस मीडियम, जैसे मान लीजिए पानी हो, तो इस पानी में इसका वर्तनांक बदलेगा, तो उस स्थिति के लिए डी मिनिमम जो है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन बीटा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 म्यू साइन बीटा। ये म्यू का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अगर एयर हो तो इतना सही काम चलेगा। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की अगर बात करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप तो रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट। तो रिजॉल्विंग लिमिट क्या है, यही डी मिनिमम, यही दो डिस्टिंक्ट, मतलब दो क्लोज ऑब्जेक्ट को मतलब इतना डिस्टेंस पे हम डिस्टिंक्ट इमेज बना पाते हैं। यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच जब क्लोज डिस्टेंस हो, जो दो क्लोज ऑब्जेक्ट जिसका कि डिस्टिंक्ट इमेज बना पाते हैं, यही उसका रिजॉल्विंग लिमिट है। मतलब इससे ज़्यादा क्लोज रहा तो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यानी विभेद नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक के ऑब्जेक्ट को आप लोग रिजॉल्व करके यानी विभेद करके देख पा रहे हैं। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, तो 1/d मिनिमम। डी मिनिमम मतलब वह इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट करके देख पाता हो, उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। तो डी मिनिमम, तो डी मिनिमम यहाँ जैसे रखेंगे तो 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन बीटा, 2 म्यू साइन बीटा, तो ये पलट के हो जाएगा ऊपर, तो 2 म्यू साइन बीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है। इसी तरीके से टेलीस्कोप में रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जब देखना हो तो रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ टेलीस्कोप पहले हम देखते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ टेलीस्कोप यानी जो दो डिस्टेंस, टेलीस्कोप में प्राय क्या होता है कि इसमें दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये मिनिमम एंगल, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच बना हुआ मिनिमम एंगल जिसको कि आप डिस्टिंक्ट इमेज बना पाएंगे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दो क्लोज ऑब्जेक्ट जो मिनिमम एंगल पर के ऑब्जेक्ट को विभेद कर पाता हो, यानी वह कम से कम एंगल जिस एंगल से छिपे ऑब्जेक्ट को ये विभेद करके देख पाता हो, तो वही रिजॉल्विंग लिमिट हम देखना चाहें तो यह जाएगा 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। ये डी क्या, तो ये डी जो होता है ये एपर्चर ऑफ द लेंस होता है, ये एपर्चर ऑफ द लेंस। तो इसी में अगर रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप देखना चाहेंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप तो क्या होगा 1/d थीटा। तो रिजॉल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल जो होता है वही रिजॉल्विंग पावर होता, तो ये हो जाएगा d/1.22 लैम्डा। यानी रिजॉल्विंग पावर उस टेलीस्कोप का ज़्यादा होगा जिसका कि एपर्चर ज़्यादा हो, यानी जिसकी द्वारक ज़्यादा हो। तो आज भर हम इतना ही छोड़ेंगे क्योंकि आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो लगभग हमने ख़त्म कर दिया। अब अगली बार जब कभी भी हम आएंगे तो वेब ऑप्टिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। आज भर इतना ही, धन्यवाद।